आज हम बात करते हैं बायोमैकेनिक्स ऑफ फ्रैक्चर फिक्सेशन। इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, क्योंकि जब भी हम फ्रैक्चर फिक्सेशन की बात करते हैं बायोमैकेनिक्स इन फ्रैक्चर फिक्सेशन की बात करते हैं तो इसको हम दो मेन एरिया में डिवाइड करके हम देख लेते हैं। एक हम फर्स्ट जो है हम देखते हैं क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर अचीविंग फ्रैक्चर स्टेबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ बोन हीलिंग। फ्रैक्चर स्टेबिलिटी को कैसे अचीव किया जाए और प्रमोशन ऑफ बोन हीलिंग कैसे हो जाए। देन सेकंड है हमारे पास कैरेक्टराइजेशन ऑफ टेक्निक्स एंड डिवाइस इंटेंडेड टू मैकेनिकली स्टेबलाइजर फ्रैक्चर। जो टेक्निक्स कौन सी होनी चाहिए, डिवाइस कौन सा होना चाहिए, ताकि जो है हम जो मैकेनिकल स्टेबिलिटी है मैकेनिकली आप स्टेबलाइज कर सकें फ्रैक्चर को। या अगर हमें बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होगी बायोमैकेनिकल प्रिंसिपल्स को जो इन एरिया में डील कर रहे होते हैं, तो वो हेल्प करते हैं इंजीनियर को ताकि वो इन प्लांट डिज़ाइन और असिस्ट करते हैं सर्जन को फॉर सिलेक्टिंग मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स एंड डिवाइस, ताकि वो सक्सेसफुल रिजल्ट मिले उसको इन पेशेंट में। ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था जो फ्रैक्चर स्टेबिलिटी एंड हीलिंग का, उसकी को हम देख लेते हैं। क्योंकि क्लिनिकल गोल ऑफ इफेक्टिव फ्रैक्चर ट्रीटमेंट जो है वो क्या है, रैपिड हीलिंग का है विदाउट सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी और लिम्ब शॉर्टनिंग के जो पेशेंट है वो प्री फ्रैक्चर लेवल ऑफ फंक्शन जो है वो रिस्टोर करे। यानी कि रैपिड हीलिंग होनी चाहिए, उसमें जो सिग्निफिकेंट डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए, लिम्ब शॉर्टनिंग नहीं होनी चाहिए और पेशेंट जो है प्री फ्रैक्चर लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो है वो रिस्टोर कर सके। इन एल्डरली रैपिड मोबिलाइजेशन जो है वो एसेंशियल होती है ताकि प्रिवेंट किया जाए डिलीटेरियस कंसिक्वेंसेज ऑफ बेड स्टे। क्योंकि आफ्टर द फ्रैक्चर जो है वो बेड स्टे लॉन्ग ड्यूरेशन का है, तो उसके लिए जो है प्रिवेंट करने के लिए उसकी बेड स्टे की कॉम्प्लिकेशन को कम करने के लिए रैपिड मोबिलाइजेशन की जरूरत होती है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट गोल जो है ऑफ ट्रीटमेंट जो है उसको क्या होता है, सबसे पहले है फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन का। यहाँ पे दिस इज डिटरमाइंड बाय द लोकेशन एंड टाइप ऑफ फ्रैक्चर, कि कौन सी लोकेशन किस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है और टाइप ऑफ फ्रैक्चर कौन सा फ्रैक्चर किस टाइप का है। ठीक है, और इसके साथ जो है ये हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं मसल्स एंड बॉडी फोर्सेज जो उस पर एक्ट कर रही होती हैं और वेरियस पैसिव सॉफ्ट टिश्यू कंस्ट्रेंट्स सच एज लिगामेंट फेशिया, ये सारे जो है डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि जो आपका जो फ्रैक्चर जो स्टेबलाइजेशन है वो किस तरीके से हम अचीव कर रहे होते हैं। देन है सिंपल, अगर फ्रैक्चर की बात की जाए तो ये इनहेरेंटली स्टेबल होता है, लो लोडिंग जो है इसमें स्टेबल होता है विद लो लोडिंग, और इसमें 10 मिनिमल ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड होती है। जैसे अगर क्लेविकल का फ्रैक्चर हो जाए तो उसको आप क्या करते हो, स्लिंग यूज़ करते हो फॉर क्लेविकल के लिए, और कास्ट यूज़ करते हो। जैसे वाइल अदर जो हैं जिस तरह सच एज मिड शैफ्ट कम्युनिकेटिव फ्रैक्चर जो है उसमें क्या होता है, फीमर फ्रैक्चर जो होता है उसमें मेजर सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है और उसके साथ जो है इंसर्शन ऑफ इंटरनल फिक्सेशन डिवाइसेज इंसर्ट कर रहे होते हैं ताकि आपको एडिक्वेट फिक्सेशन मिले। आल्दो स्टोटमी जो है एक प्रोसीजर होता है, सर्जिकल प्रोसीजर, जिसमें आप क्या करते हो, फ्रैक्चर क्रिएट करते हो, सर्जिकली क्रिएट करते हो फ्रैक्चर ताकि करेक्ट करो डिफॉर्मिटी को। उसमें उसको में स्टोटमी जो है वो अलाउ की जाती है ताकि क्लोज अप्रोक्सीमेशन हो ऑफ द फ्रैक्चर एंड्स की। और इस तरह जो टिपिकल फ्रैक्चर जो हैं वो ऑफन फ्रेगमेंटेड होते हैं और उसमें यूजली लेक ऑफ इनहेरेंट स्टेबिलिटी होती है उनमें। इंटरडिजिटेशन जो है ऑफ द बोन एंड जो है वो अगर हो तो उससे क्या होता है, फैसिलिटेट कर रही होती है स्टेबिलिटी के, क्योंकि वो जस्ट एज जब ट्रैपर बोन जो है बोन एंड जो है वो इंसर्ट होंगे इनटू द मेडुलरी कैविटी, उसकी वजह से क्रिएशन होती है डिस्प्लेसमेंट डिफॉर्मिटी। लेकिन ताहम जो है हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर और एक्सटर्नली अप्लाइड, जो हमारे पास इंक्लूड है ट्रैक्शन होगी, कास्ट हैं या ब्रासेस हैं, तो ये हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि क्या है फ्रैक्चर को स्टेबलाइज किया जाए। एक्सटर्नल फोर्सेज या कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो अप्लाइड कर रहे होते हैं टू द इंजर्ड लिम्ब पे इंजर्ड लिम्ब एक्ट टू स्टेबलाइज द फ्रैक्चर। क्योंकि अगर हम ये एक्स्ट्रा अप्लाई करेंगे उससे क्या होगा, फ्रैक्चर जो स्टेबलाइज होगा, क्योंकि वो क्या करता है, वो लिमिट कर देता है मसल और सॉफ्ट टिश्यू की जॉइंट की टिश्यू की फोर्सेस को, जो क्या कर रही होती हैं डिफॉर्मिटी को की तरफ लेके जा रही होती हैं। तो अगर ये जो है अगर आप ये एक्सटर्नल फोर्सेज कंस्ट्रेंट्स जो है वो अगर अप्लाई नहीं करोगे तो वो क्या होगा, डिफॉर्मिटी की तरफ चली जाएंगी। तो इसके साथ जो है ये एक्सटर्नल फोर्सेज कंस्ट्रेंट जो है वो मेंटेन कर रहे होते हैं अलाइनमेंट ऑफ द लिम्ब। ताहम जो इन मेनी केसेस जो है जो एज अ रिजल्ट ऑफ क्योंकि कुछ केसेस में रिजल्ट ऑफ नेचर ऑफ द फ्रैक्चर हो गया, पेशेंट की कंडीशन हो गया, तो ये जो है या फिर इंटरनल नेचर ऑफ द फ्रैक्चर पेशेंट की कंडीशन जो है वो भी होते हैं। क्योंकि उसके लिए आपको इंटरनल या एक्सटर्नल फिक्सेशन डिवाइसेस जो हैं वो अटैच कर रहे होते हो डायरेक्टली टू द बोन, ताकि बोन डायरेक्टली टू द बोन इज़ रिक्वायर्ड ताकि आप एडिक्वेट फ्रैक्चर स्टेबलाइजेशन हासिल कर सको। ठीक है,
इनमें जो हमारे पास जो डिवाइस जो डिज़ाइन जो हैं डिज़ाइन और यूज़ ऑफ फिक्सेशन डिवाइसेस जो हैं वो रिलाई कर रही होती हैं ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोन हीलिंग पे, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोन हीलिंग पे कर रही होती हैं, और लोड पे एंड फोर्सेस जिस पे जो फोर्सेस इन टू विच द डिवाइस इज सब्जेक्टेड, उस फोर्स पे जो डिवाइस पे लग रही होती है उस पर, ये तीन जो है इन पे हमारे पास ये रिलाई कर रही होती हैं। एंड द रिलेशनशिप यहाँ पे जो है बायोमैकेनिकल फोर्सेस जो हैं वो फोर्सेस जो बर्न हुई हुई हैं बाय द डिवाइसेस, और वो फोर्सेस जो बर्न हुई हुई हैं बाय बोन से, ठीक है, और बोन से होंगी तो वो उनमें लोड बेयरिंग एंड लोड शेयरिंग होगी, वो इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं फ्रैक्चर के हीलिंग पे भी और डिवाइस के सर्वाइवल पे, डिवाइस के सर्वाइवल पे भी क्या कर रही होती हैं, अफेक्ट कर रही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रैक्चर हीलिंग। फर्स्ट पार्ट ही हम कंटिन्यू करें। पहले स्टेबलाइजेशन है, उसके साथ जो है ऑप्टिमल फ्रैक्चर हीलिंग है। फ्रैक्चर का जो हीलिंग है वो डिफरेंट हमारे पास कंट्रोवर्सीज हैं करंट एग्जिस्ट कर रही हैं कि वेदर जो कंप्लीट रिजिड फिक्सेशन है, हाँ, वो इज द ऑप्टिमल कंडीशन है बोन हीलिंग के लिए, सही है या नहीं, सही है, ऑप्टिमल कंडीशन है या नहीं। ये जो है अभी कंट्रोवर्सीज हैं। माइक्रो मोशन जो है हैज़ बीन शोन टू ऐड अ हीलिंग। कुछ रिसर्चेज में पता चला कि माइक्रो मोशन जो है वो ऐड कर रही होती है हीलिंग में, जैसे कि इन्होंने देखा एक्सपेरिमेंट में कि हीलिंग जो होती है रिजल्ट हो रही होती है इवन इन केस ऑफ ग्रास मोशन, थोड़ी बहुत मोशन हो रही होती है जो आप देखते हो रिफ्रैक्चर में, क्योंकि रिफ्रैक्चर अगर किसी का होता है तो वो इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के दौरान जो है वो मूवमेंट हो रही होती है, ग्रास मूवमेंट हो रही होती है, तो वहाँ पे हीलिंग जो है अकर हुई। तो इसका मतलब है माइक्रो मूवमेंट जो है वो शोन टू बी ऐड हीलिंग कर रही होती हैं। इस तरह रिजिड फिक्सेशन जो है में लीड टू डिले हीलिंग कर रही होती हैं, बोन एट्रॉफी कर रही होती हैं, लेक ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई, उनमें लेक ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई होता है, क्योंकि एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या करता है, वो नेसेसरी होता है बोन हीलिंग प्रोसेस के लिए, क्योंकि जो हमारे ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो जो है वो एक होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट एंड एक होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। अब जो ऑस्टियोब्लास्ट जो है बोन फॉर्मेशन सेल जो है वो तब स्टिमुलेट होते हैं, वो तब प्रोडक्शन करते हैं, उनमें होती है, तो जब वो वाइब्रेट होंगे, उनके अंदर जो फ्लूइड है वो जो है वो वाइब्रेशन की वजह से जब उनमें शेकिंग होगी तो उसकी वजह से क्या है वो जो बोन फॉर्मेशन जो है जो सेल जो है ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो फॉर्मेशन होंगी बोन की। देन हमारे पास आल्दो ग्रास मोशन बिटवीन टू और मोर बोन सेगमेंट जो हैं वो यूजुअली अगर ग्रास मोशन होगी वहाँ पे दो या दो से ज़्यादा बोन सेगमेंट में, उसकी वजह से लीड टू नॉन यूनियन हो जाएगी और फाइब्रोकार्टिलेजिस टिश्यू फॉर्मेशन होगी। देर अगर लो लेवल पे डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम कहते हैं माइक्रो मोशन, अगर वहाँ पे अपीयर है तो वो एडवांटेजियस होती है क्योंकि वो हीलिंग की तरफ लेके जाती है। अगर आप बाय प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल सिग्नल दैट स्टिमुलेट द बायोलॉजिकल प्रोसेस, उससे क्या होता है बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो स्टिमुलेट होगा, क्योंकि यहाँ पे द अमाउंट ऑफ लोकल स्ट्रेन इन हीलिंग रीजन, अगर लोकल स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ ओवर डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब क्या होता है जो लोकल स्ट्रेन जो है इन हीलिंग रीजन इज हम थॉट टू बी डिटरमाइन दी नेचर ऑफ द टिश्यू फॉर्म, यानी कि वो किस तरह का टाइप का टिश्यू फॉर्म हो रहा है उस पे, या फिर कौन सी फाइब्रोकार्टिलेज बोन फॉर्म हो रही है या फिर बोन फॉर्म हो रही है उस पे, उससे हम क्या कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लोकल स्ट्रेन है इन हीलिंग रीजन में, ठीक है। क्योंकि ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी वेवफॉर्म टोटल नंबर ऑफ साइकिल जो है ऑफ दिस सिग्नल करंटली बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि उसमें कितनी फोर्स लगेगी, कितने वेवफॉर्म होनी चाहिए, उसका नंबर ऑफ साइकिल कितनी होनी चाहिए कि वो उससे हमें पता चले कि टिश्यू कौन सा फॉर्म हुआ, फाइब्रोकार्टिलेज हुआ या फिर बोन फॉर्मेशन हुई। देन सेवरल मेथड जो हैं वो जो है यूज़ हो रहे होते हैं ताकि वो प्रमोट करें हीलिंग को बाय एक्सटर्नली स्टिमुलेटिंग, एक्सटर्नली जो स्टिमुलेट कर रहे होते हैं ताकि जो फ्रैक्चर को उसको ताकि हीलअप हो विद अल्ट्रासाउंड के जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के जरिए इन क्लिनिकल यूज़ में ये यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जैसे ग्रोथ फैक्टर हैं ताकि प्रमोट किया जाए फ्रैक्चर हीलिंग को, क्योंकि ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हैं, इनको इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली इनटू द फ्रैक्चर साइड पे, और कभी कभी इनको यूज़ किया जाता है बायोडिग्रेडेबल कोटिंग में या ना फिक्सेशन डिवाइसेस में, ठीक है। इस तरह कुछ स्पेसिफिक फैक्टर या फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास अमाउंट, टाइमिंग एंड डिलीवरी, अमाउंट हो गया, टाइमिंग है, डिलीवरी ऑफ द मेन क्वेश्चन है, क्योंकि कि कितनी अमाउंट होनी चाहिए उनकी, कितने टाइमिंग किस टाइम पे देना है, उसका डिलीवरी किस मतलब कितनी होगी, टाइमिंग ऑफ डिलीवरी क्या होनी चाहिए, ये सारी जो है
जो मेन क्वेश्चन है। कंसर्न जो है आल्सो एग्जिस्ट कर रही होती है रिगार्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेस शील्डिंग, कि स्ट्रेस शील्डिंग के दौरान जो है वो क्या हो रहा है, जो वो अकर होती है जब फिक्सेशन डिवाइसेस जो है वो कैरी करके फिक्सेशन डिवाइसेस आप कैरी कर रहे होते हो, या फिर मोस्ट ऑफ द मैकेनिकल लोड जो है वो बेयर कर रहा होता है। रिगार्डिंग जो क्योंकि वुल्फ लॉ के मुताबिक जो है क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा होता है, प्रमोट होती है लोकल ओसियस रिब्जॉर्प्शन हो रही होती है, उसके नतीजे में रिजल्टेंट अनलोडिंग होगी बोन की कहाँ पे, अराउंड द डिवाइस में। ठीक है, क्योंकि एक तरफ से बोन फॉर्मेशन इज इक्वल टू बोन रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वुल्फ लॉ कहते हैं। क्योंकि देन दिस इज ऑफन रेफर टू द टू एज अ लोकल बेयरिंग वर्सेस, क्योंकि इसको हम इस तरह भी रेफर कर रहे होते हैं, यानी कि लोड बेयरिंग वर्सेस लोड शेयरिंग, इसको इस तरह भी कि कितना लोड शेयरिंग हुआ कितना बेयरिंग हुआ। देन हाउएवर मच, क्योंकि इनिशियल ऑस्टियोपेनिया आप देख रहे होते हो फीचर फ्रैक्चर प्लेट के नीचे, क्योंकि वो इसलिए वो समझा जाता है क्योंकि वेस्कुलर डिस्ट्रप्शन हो रही होती है ड्यूरिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, बोन हीलिंग जो है इन द प्रेजेंस ऑफ द गैप जो है विद द मिनिमल मूवमेंट पोजेस सेवरल स्टेजेस पास करी होती है, क्योंकि ऑफ रिपेयर विद द कंकमिटेंट इंक्रीज द मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड मिनरलाइजेशन। अब उसके लिए जो है वो सारे स्टेज होंगे, उसके साथ जो है इंक्रीज मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो जाएगी क्योंकि जैसे ही मिनरल इंक्रीज होगा उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जब भी बोन फॉर्मेशन होती है उसमें हेमाटोमा फॉर्मेशन होती है फ्रैक्चर साइड पे, इन्फॉर्मेशन होगी, कैलस फॉर्मेशन होगी, रिप्लेसमेंट ऑफ बाय द वुमेन बोन, और फाइनली रिमॉडलिंग होगी इनटू लेमिना एंड इनटू लेमिनर और ट्रेबिकुलर बोन जो है फॉर्मेशन होगी। कैलस जो है हमारे पास फॉर्म कर रहा होता है बोथ पेरियोस्टियल एंड एंडोस्टियल, और ये इनलार्ज होता है डायमीटर ऑफ द इनलार्ज कर रहा होता है डायमीटर ऑफ द बोन एट द फ्रैक्चर साइड। आल्दो कैलस जो है लेस स्ट्रांग होता है, स्टिफ होता है देन द मैच्योर बोन से। दिस इंक्रीज द डायमीटर कैन इंक्रीज द स्टिफनेस इन बेंडिंग, ज़्यादा इन डायमीटर होगा तो इंक्रीज स्टिफनेस होगी बेंडिंग में, और इन द टोरियन जो है टोरियन एट द फ्रैक्चर साइड एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से जो है टोरियन हो रही होती है। डायरेक्ट बोन अपोजिशन जो है वो काज हो रही होती है कंप्रेशन विद द रिजिड फिक्सेशन के जरिए। अगर रिजिड फिक्सेशन करो तो डायरेक्ट बोन अपोजिशन हो रही होती है। इसमें क्या होता है, इनिशियल रिपेयर स्टेज जो है मैं आप देख रहे होते हो इन विच इनिशियल रिपेयर स्टेज सीन इन गैप जो है इन गैप जो है वो एलिमिनेटेड होगा और या मिनिमाइज हो जाएगा, हील होगा बाय द रिमॉडलिंग प्रोसेस से, और ये लॉन्गर टाइम लेगा बट लेकिन जब भी बिकॉज क्योंकि लॉन्गर होगा क्योंकि बिकॉज द वेस्कुलरिटी जो है मस्ट बी रीएस्टैब्लिश होगी। अदर जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है ऑफ हीलिंग के इज एडुकेट ब्लड सप्लाई, और विच आर नेसेसिटेट द सर्जन, ताकि प्रिजर्व करे वेस्कुलर सप्लाई ऑफ द बोन पेरियोस्टियम की, और प्रोवाइड द कंडीशन ऑफ आर अर्ली रिवेस्कुलराइजेशन बाय केयरफुली ऑपरेटिंग टेक्निक के लिए से वो क्या कर सकता है, रिवेस्कुलराइजेशन कर रहा होता है, और सॉफ्ट टिश्यू जो है वो थ्रू द सॉफ्ट टिश्यू प्रिवेंशन से। इन अ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द माइक्रोवेस्कुलर स्ट्रक्चर में इन द हीलिंग रीजन में एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड रिजल्टेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द न्यूबॉर्न के दरमियान जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। यहाँ पे केस स्टडी है जिसमें केस स्टडी बताई हुई है यहाँ पे, जिसमें इन्होंने अल्ट्रासाउंड दिया, अल्ट्रासाउंड की ट्रीटमेंट दी फिर फ्रैक्चर हीलिंग की, और हीलिंग जो है वो अकर हुई। ये जो है हमारे पास 40 ईयर ओल्ड वुमेन है जो इन्वॉल्व हुई इन मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में, मोटर व्हीकल कोलिजन में इन दिसंबर में, और सस्टेन लेफ्ट टिबियोफिबुलर फ्रैक्चर हुआ इसको, और इसमें जो है और इसको ट्रीट किया गया विद एक्सटर्नल फिक्सेशन के जरिए, और इन जनवरी में लो इंटेंसिटी पल्स अल्ट्रासाउंड जो है इसको दिया गया ताकि हीलिंग जो प्रोसेस जो है फ्रैक्चर ऑफ प्रमोट किया जाए फ्रैक्चर हीलिंग को। और इन मार्च में 3 मंथ पोस्ट फ्रैक्चर 2 मंथ आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ पल्स अल्ट्रासाउंड द अर्ली हीलिंग जो है वो डिटेक्टेड हुई, और उसके और मे भी इन बाई मई में जो है फर्स्ट month after the 5 month after the injury, 4 month following the initiation of ultrasound, the bone healing जो थी वो सक्सेसफुल हुई। अब पल्स अल्ट्रासाउंड जो है वो क्या है हमारे पास, वो सक्सेसफुली यूज़ किया था इनने फ्रैक्चर रिपेयर के लिए। और अल्ट्रासाउंड जो है हमें पता है कॉस्टिक रेडिएशन होती हैं एट द फ्रिक्वेंसी उनकी ज़्यादा होती है, जो ह्यूमन हेयरिंग जो है ह्यूमन नहीं सुन सकता, ठीक है, उसकी लिमिट से ज़्यादा होती हैं। और कॉस्टिक रेडिएशन जो है
इट्स अकॉस्टिक रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर वेव होती हैं और ये प्रोवाइड करी होती है माइक्रो मैकेनिकल स्ट्रेस और द फोर्स करी होती हैं ताकि वो बोन में जाएं एंड सराउंडिंग टिश्यू पे जाएं और मैकेनिकली स्टिमुलेशन जो है वो इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रहा होता है ताकि बोन हीलिंग जो है करे और बिकॉज बोन जो है रिएक्ट करेगी टू द अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे और रिमॉडल करी होती है जहाँ पे और रिमॉडल करी होती है ताकि वो अडाप्ट करे अप्लाइड स्ट्रेस एंड इट्स डायरेक्शन। ये था हमारे पास केस स्टडी। नेक्स्ट है हमारे पास सर्जिकल फैक्टर्स। सर्जिकल फैक्टर जो है वो हमारे पास सेकंड जो है उसका एरिया है इसमें हम देखते हैं कि वेरियस फैक्टर्स जो हैं वो डिटरमाइन कर रहे होते हैं ऑप्टिमल फिक्सेशन मेथड्स के लिए फॉर स्पेसिफिक फ्रैक्चर एप्लीकेशन, क्योंकि प्रिंसिपल फैक्टर जो है इज़ अ मैकेनिकल लोडिंग होता है। स्पेसिफिकली द टाइप क्या होगी मैकेनिकल लोडिंग, टेंशन होगी, बेंडिंग होगी या टोरियन होगी, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है टू विच फिक्सेशन विल बी सब्जेक्टेड और कि जिसमें फिक्सेशन जो है सब्जेक्टेड हो वेदर दीज फोर्सेज जो है विल बी साइक्लिक होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो है वो रिक्वायर करता है एडिशनल स्ट्रेंथ ऑफ फिक्सेशन ताकि टू अकाउंट फॉर अ पॉसिबल जो डिवाइस है फटीग में न जाए। देन है अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ जो है वो हमारे पास है बोन की क्वालिटी विच वो उससे हम डिटरमाइन कर रहे होते हैं स्ट्रेंथ अवेलेबल टू द सपोर्ट द फिक्सेशन डिवाइसेस। देन अदर फैक्टर्स जो हैं रिलेटेड टू द सर्जिकल एंड एनाटॉमिकल कंसिडरेशन, फॉर एग्जांपल द एक्सपोजर, पॉसिबल स्कारनिंग एंड वेस्कुलर कंप्रोमाइज जो है वो हो गया, वेदर द डिवाइस जो है फिट एडिक्वेटली फिट हो रही है विद इन द सॉफ्ट टिश्यू, इफ द न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर तो नहीं रिस्क पे, तो नेचर ऑफ द ओरिजिनल इंजरी जो है एंड द अमाउंट ऑफ सॉफ्ट टिश्यू डैमेज जो है वो भी डिटरमाइन कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट टेक्निक्स, और इसके साथ एवेलुएशन हम कर रहे होते हैं। एवेलुएशन ऑफ द फ्लेक्जन स्ट्रेंथ जो है वो हम कैन बी इनकम्प्लीट हो रही होती है बाय द लेबोरेटरी टेस्टिंग ऑफ द एक्चुअल प्लांट इन कैडवेरिक बोन जो है इम्प्लांट कर रहे होते हैं समटाइम एनिमल्स की। इसके साथ जो है कंपोजिट बोन है जिनमें यूरिथिन फॉर्म्स हैं, फाइबर ग्लास है, एपिऑक्सी जो है वो जो है ये हम बीइंग इंक्रीजिंगली यूज़ कर रहे होते हैं फॉर टेस्टिंग के लिए। वन डिफिकल्टी ऑफ सच टेस्टिंग जो है इज एडिक्वेटली स्टिमुलेटिंग द टेस्ट मॉडल इन द कम्प्लेक्स इन वाइवो और क्लिनिकल फोर्सेज ऑन द डिवाइसेज। यहाँ पे एक डिफिकल्टी है कि ये टेस्टेड जो है एडिक्वेटली जो है स्टिमुलेटिंग द टेस्ट मॉडल जो है इन द कम्प्लेक्स इन वाइवो या साइक्लिक फोर्सेज हैं इन द ऑन द डिवाइस। अनदर डिफिकल्टी जो है इन स्टिमुलेटिंग द बायोलॉजिकल रिपेयर प्रोसेसेस के उसको किस तरह स्टिमुलेट किया जाए, वो दैट वुड एक्ट टू स्टेबलाइज द फिक्सेशन ओवर द टाइम। ठीक है, और कंप्यूटर मॉडलिंग जो है सच एज फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं ताकि इनिशियल मेथड ताकि एवेलुएट किया जाए फिक्सेशन मेथड को, डिवाइस के डिज़ाइन को, बट इसमें जो है रिक्वायर्ड होता है क्वांटिफाइड पैरामीटर ऑफ बोन मॉडुलस एंड स्ट्रेंथ जो है रिक्वायर्ड होती है विच में बी लेकिंग और फॉर एन एक्सटेंट सोल्यूशन तक। कैडवेरिक स्टडी जो है वो भी उससे भी हम पता चल रहा होता है न्यूरोवेस्कुलर एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एट रिस्क पे है नहीं। क्लिनिकल ट्रायल जो है कैन आल्सो अदर मेजर जो है मेथड्स हैं जो जिससे हम यूज़ कर रहे होते हैं ताकि एवेलुएट करें एफिकेसी ऑफ द पर्टिकुलर फिक्सेशन मेथड। हाउएवर जो केयर जो है आप टेकन कर रहे होते हो ताकि अडॉप्ट करो अप्रोप्रिएट टेक्निक्स ताकि आप क्वांटिफाई करो डेटा को और डिज़ाइन द ट्रायल जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ पेशेंट होंगे, एडिक्वेट फॉलोअप्स होंगे। अगर ये नहीं होते तो सो दैट द मेनी वेरिएबल कैन प्रॉपरली एनालाइज होनी चाहिए, ये सारे वेरिएबल्स प्रॉपर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस जो है वो डिटरमाइन होनी चाहिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो फिर हमारे पास जो है प्रॉपर तरीके से जो है वो जो मेथड्स हैं वो अडॉप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास केस स्टडी फिक्सेशन ऑफ प्लेट फेलियर, क्योंकि जो इंटरनली यहाँ पे हमारे पास एक केस स्टडी है जिसमें जो ओल्ड मैन है 25 ईयर, उसको इंटरनल कंटेम्पररी फिक्सेशन प्लेट इंसर्ट किया इनटू द आर्म जिसको फ्रैक्चर था रेडियस का। तो पेशेंट जो है वाज फ्रैक्चर एज अ रिजल्ट ऑफ फटीग 20 ईयर लेटर, तो 20 साल बाद जो है उसको फटीग फ्रैक्चर हुआ, क्योंकि वो इस वजह से हुआ क्योंकि रिपीटेडली लोडिंग उसने करता रहा और अनलोडिंग थी मटेरियल की, उसकी वजह से वो फेल हो गया। इवन द लोड जो है आर लेस देन द अल्टीमेट स्ट्रेस से कम था, लेकिन फिर भी जो है वो फ्रैक्चर हुआ, क्योंकि इसमें क्या होता है ईच लोडिंग साइकिल जो है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है मिनिमल अमाउंट ऑफ माइक्रो डैमेज और दैट एक्यूमुलेट विद द रिपीटेटिव लोड अनटिल द मटेरियल जो है वो फेल हो जाता है। और मैकेनिकल कंसिडरेशन जो है एज द मैग्नीट्यूड और रिपीटिशन ऑफ द लोड विच फिक्सेशन विल बी सब्जेक्टेड शुड बी कंसिडर होनी चाहिए, क्योंकि इन ऑर्डर टू अगर आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है आप इस पर दे रहे होते हो वर्सेस नंबर ऑफ साइकिल के साथ, अगर उससे डिटरमाइन कर रहे होते हो, अगर हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस है आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो दे रहे हो, तो उसका मतलब है कि फ्रैक्चर जो है फ्लूइड साइकिल के अंदर हो जाएगा, यानी कि लोडिंग टू द अल्टीमेट स्ट्रेस प्रोड्यूस फेलियर इन वन साइकिल। लेकिन अगर आप जो है वेयर इज लोअर स्ट्रेस दे रहे हो लेकिन वो टॉलरेट हो रहा है पेशेंट के लिए फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम से, ठीक है।
ये था हमारे पास केस स्टडी।